अमेरिका के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। एक, जापान को वार्निंग देकर उसे सरेंडर का कहना। दो, बॉम्ब गिराकर उसे सीधा डर दिखाना। और अमेरिका ने दूसरा ही रास्ता चुना। क्यों? जर्मन भी एटम बम बना रहे हैं, लेकिन क्या सच में जर्मन एटम बम बना रहा था? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो तो हार चुके थे। लेकिन जापान अब भी सरेंडर करने को तैयार न था। जापान के सुसाइड पायलट्स केमिकेज अमेरिका के शिप्स पर अपनी जान कुर्बान कर रहे थे और अचानक आसमान से एक ऐसी मौत टपकती है, लोग हवा में जल जाते हैं और दीवार पर इंसानों की परछाइयां छप जाती हैं। 1945 का साल दुनिया जंग के सबसे खतरनाक किनारे पर थी और जर्मनी हिटलर का साथ हार चुका था। अस्सलाम वालेकुम। 1945 दुनिया की सबसे बड़ी जंग अपने अंजाम पर थी। हिटलर खुदकुशी कर चुका था और मुसोलिनी मरे हुए लटक रहा था, लेकिन एक मुल्क अब भी अमेरिका की नींदें हराम कर रहा था, जापान। लेकिन दोस्तों, एक राज की बात, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटम बम सिर्फ जंग को खत्म करने के लिए नहीं थे। और शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जापान के अंदर गिरने वाले एटम बम के लिए अमेरिका के साइंसदान भी खिलाफ थे। जी हाँ, वो खुद खिलाफ थे। पर क्या था ये सीक्रेट? क्या जापान पर बम गिराना अमेरिका की मजबूरी थी या ये एक पॉलिटिकल स्टंट था? क्या हिरोशिमा का ब्लास्ट जापान के लिए था या रशिया के लिए वार्निंग? और सबसे बड़ी बात, क्या जापान वाकई सरेंडर करने के लिए तैयार था, मगर अमेरिका ने जानबूझकर उस पर एटम बम गिरा दिया? दोस्तों, तस्वर कीजिए, एक शहर, सुबह के 8 बजे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाजार खुला हुआ है और माँ अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही है और अचानक आसमान से एक ऐसी मौत टपकती है, लोग हवा में जल जाते हैं और दीवार पर इंसानों की परछाइयां छप जाती हैं। क्या था हिरोशिमा का असली राज? क्या थी नागासाकी की असल कहानी? और क्या दुनिया पर पहला एटम बम ब्लास्ट एक लेबोरेटरी टेस्ट था या एक ग्लोबल पॉलिटिकल का एक डेडली मैसेज? 1945 का साल दुनिया जंग के सबसे खतरनाक किनारे पर थी और जर्मनी हिटलर का साथ हार चुका था और मुसोलिनी को भी मार दिया गया था। लेकिन जापान अब भी सरेंडर करने को तैयार न था। जापान के सुसाइड पायलट्स केमिकेज अमेरिका के शिप्स पर अपनी जान कुर्बान कर रहे थे और अमेरिका के टॉप जनरल को सिर्फ एक ही टेंशन थी, अगर हम जापान पर अटैक करते हैं तो कम से कम 10 लाख से भी ज्यादा अमेरिकी सोल्जर्स मारे जा सकते हैं। इसी टेंशन के बीच एक प्रोजेक्ट चालू था, दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे महंगा साइंसी प्रोजेक्ट, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर $2 बिलियन खर्च किए गए और 1,30,000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और वर्कर ने मिलकर इस पर काम किया। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद लेटर लिखा रोजवेल्ट को, जर्मन भी एटम बम बना रहे हैं, लेकिन क्या सच में जर्मन एटम बम बना रहा था? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो तो हार चुके थे। फिर क्यों अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को चालू रखा? साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फेर्मी और नेल्स बुअर, सबको एक ही मिशन मिला था, दुनिया का पहला एटम बम बनाने के लिए। और उन्होंने बनाए 3 बॉम्ब्स, ट्रेंटी टेस्ट के लिए, द लिटिल बॉय हिरोशिमा के लिए और द फैट मैन नागासाकी के लिए। लेकिन अब सवाल ये था, क्या इसे यूज किया जाए या नहीं? क्या जापान पर एटम बम गिराना जरूरी था? अमेरिका के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। एक, जापान को वार्निंग देकर उसे सरेंडर का कहना। दो, बॉम्ब गिराकर उसे सीधा डर दिखाना। और अमेरिका ने दूसरा ही रास्ता चुना। क्यों? ऑफिशियल रीजन ये बताया गया, अगर एटम बम नहीं गिराई जाती तो वर्ल्ड वार 2 के दौरान 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे जाते। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं, जापान पहले से ही सरेंडर करने को तैयार था, बस अमेरिका उसे अनकंडीशनल सरेंडर चाहता था। मतलब जापान को इज्जत के साथ सरेंडर करने का मौका ही नहीं मिला। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 एक प्लेन एनोला गाय हिरोशिमा के आसमान पर पहुंचा। पायलट कर्नल पाउल टुबेट्स ने एक बटन दबाया और दुनिया में पहली दफा एटम बम यूज किया गया। द लिटिल बॉय नाम का बम गिरा जो 13 किलो टन और TNT के बराबर था। 1,40,000 लोग तुरंत या बाद में मरे। शहर की 70% बिल्डिंग 1 सेकंड में खत्म हो गई। लोग पागल हो गए, लोग हवा में जले, इंसानी परछाइयां दीवारों पर छप गई। आज भी हिरोशिमा के बिल्डिंग्स पर आदमी के हाथ, पैर और मुंह के निशान मिले, जो कि हमेशा के लिए हों। और जापान ने 6 अगस्त के बाद भी सरेंडर नहीं किया। शायद टोक्यो समझा ये सिर्फ एक बम था और नहीं मिलेगा। 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर द फैट मैन बम गिराया जाता है, जो कि 21 किलो TNT के बराबर था। 70,000 लोग मरते हैं, बच्चों के चेहरे काले और औरतें बिना कपड़ों के, और पूरा शहर एक मिट्टी का ढेर बन जाता है। फिर 15 अगस्त 1945 जापान ने सरेंडर किया। ऑफिशियली द वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई, लेकिन अब असली डेब्यूट शुरू हुई। क्या बॉम्बिंग एक पॉलिटिकल साजिश थी? तो आइए जानते हैं। रशिया ने जर्मन के बाद जापान के खिलाफ ही अपना जंग चालू कर दिया था। अगर रशिया जापान से लड़ता तो एशिया में रशिया की ताकत सबसे बढ़ जाती थी। अमेरिका नहीं चाहता था कि रशिया जापान में घुसे,
इसलिए उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए ताकि जापान जल्दी से सरेंडर करे। और दोस्तों एक थ्योरी ये कहती है एटम बम जापान के लिए नहीं रशिया के लिए एक वार्निंग थी। कोल्ड वार की शुरुआत इसी दिन से ही हो गई थी और ये बात अमेरिका के जनरल डिवाइट एइजनहावर ने भी लिखी। बम जरूरी नहीं था, जापान पहले से ही हार चुका था। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ इंसानी कहानियां जो इस एटम बम के बाद सुनने को मिली। एक 13 साल की लड़की सदाको सासाकी जो हिरोशिमा के ब्लास्ट के बाद बच गई थी और 2 साल बाद उसे ल्यूकीमिया हो गया, द रेडिएशन कैंसर। उसने 1000 पेपर क्रेन्स बनाने की कोशिश की कि शायद मर्ज दूर हो जाए, मगर 644 क्रेन के बाद ही उसकी मौत हो गई और आज भी हिरोशिमा में उसकी याद मनाई जाती है, सदाको द 1000 पेपर क्रेन्स। दोस्तों एटम बम का प्रिंसिपल सिंपल था, यूरेनियम और प्लूटोनियम का न्यूक्लियर फिजन। एक न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम को तोड़ता है, चेन रिएक्शन शुरू होता है और एकदम से एनर्जी रिलीज यानी ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इस एनर्जी के साथ रेडियो एक्टिविटी भी होती है जो हवा, पानी और जमीन में घुस जाती है। इस रेडिएशन से लोग कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन और इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के बच्चों में आज भी बर्थ डिफेक्ट्स ज्यादा हैं। आज दुनिया के पास 13,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और रशिया और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक न्यूक्लियर वार हो गई तो 10 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं और पूरा साउथ एशिया 100 साल तक रेडिएशन में डूबा रहेगा। और यही वजह है दुनिया में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई गई है। लेकिन नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क आज भी न्यूक्लियस बना रहे हैं। आज हिरोशिमा एक पीसफुल सिटी है और हर साल 6 अगस्त को एक मेमोरियल होता है, शांति के लिए प्रेयर होती है। लेकिन सर्वाइवर्स हिबाकुशा के दर्द जिंदा हैं, उनके दर्द, उनकी कहानी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा सबक है। क्या बम जरूरी था? हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक इंसानियत के लिए वार्निंग है। क्या एटम बम जरूरी था या सिर्फ एक पॉलिटिकल म्यूजिकल शो? ये सवाल कभी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है, साइंस के नाम पर इंसानियत का खून हुआ और उसकी वजह से दुनिया कभी सेफ नहीं हो सकती। अगर कोई लीडर आज भी न्यूक्लियर का बटन दबाए तो हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी दोहराई जाएगी। तो दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी सिर्फ हिरोशिमा या नागासाकी की नहीं है, ये हर उस मुल्क की है जिनके लीडर आज भी न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन दबाने की सलाहियत रखते हैं। आज भी अगर कोई नया हिटलर आया तो वो ये बटन दबा सकता है और हिरोशिमा फिर से जिंदा हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सनसनी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।